नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य अजय कुमार सिंह, एमडी पंचकर्म केरल, एक बार पुनः आपके सामने विरेचन के बचे हुए भाग को लेकर आया हुआ हूँ। विरेचन में हम लोग स्नेह पान तक कर चुके थे। एक शॉर्ट रिवीजन के लिए स्नेहन से पहले रुक्षण दीपन पाचन 3 से 7 दिन योग औषधियों के साथ, उसके बाद स्नेहन के लिए मैं जो यूज करता हूँ गुगलू तिक्तघृतम। इस बारे में आपसे एक और छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि जब आप वाग्भट देखते हो तो वाग्भट में जब स्नेह चैप्टर चल रहा होता है तो उन्होंने बोला है कि कुष्ठ, प्रमेही और सोफ के रोगियों में कुछ चीजों का निषेध किया गया है, कुछ स्नेहन योगों का निषेध किया गया है और स्पेशली बताया गया है कि आपको पिप्पली, हरितकी, त्रिफला आदि के योगों, गुगलू आदि के योगों का इन सब पेशेंट्स में करना चाहिए। ये एक इंडिकेशन भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 3 लोगों के लिए, कुष्ठ, प्रमेह और शोफ के लिए। इस चीज का हमेशा ध्यान में रखते हुए आप जब भी अगर आप प्रविचारणा स्नेहों के लिए जा रहे हो आप, तब इस चीजों का विशेषकर ध्यान रखिएगा। तो स्नेहन के लिए स्नेह के डोज का जो हमारा मेडिकेटेड घृत है, जो भी मेडिसिन, उसके स्नेह के डोज के बारे में हमने बात की थी, मिनिमम डोज से मैक्सिमम 12 आवर तक का, और सम्यक स्निग्धता के लक्षण जो सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बात भी किया था। जो स्नेह के मेन लक्षण मिलते हैं, पेशेंट जब सुबह 5वें, 6वें, 7वें दिन से पेशेंट 3, 4, 5वें दिन से पेशेंट बोलने लगता है कि घी पिया नहीं जा रहा है, बट वो पी लेता है। लेकिन जब सम्यक स्निग्धता आने लगती है तो स्नेहोद्वेगी हो जाता है पेशेंट। एक शरीर के अंदर थकावट या आप लेजीनेस बोल सकते हो पेशेंट के अंदर आपको मिलेगा। आंखें जनरली व्हाइट मिलती हैं। वर्ष स्निग्धम असंभतम मीन्स जो स्टूल होता है वो फॉर्म्ड होता है बट फैट के साथ मिक्स होता है, प्रॉपरली फॉर्म्ड नहीं होता और बहुत ही स्लिपरी होता है। तो ये सम्यक स्निग्धता जब आपको मिल जाती है, उसके बाद विश्रांति काल का समय आता है। विश्रांति काल डिफरेंट है, हम लोग एक कंफ्यूजन है संहिताओं में, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ 3 दिन के बाद चौथे दिन विरेचन के योगों का यूज करता हूँ। उन 3 दिनों में पेशेंट को बहुत ही लाइट फूड, मोस्टली मूंग की दाल, खिचड़ी, यही सब खाने को बोला जाता है। हाँ, स्नेहपान के दौरान जो फूड था उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। स्नेहपान के दौरान जो हम फूड यूज करते हैं, चूंकि मैंने पहले भी बताया कि पेशेंट जो होता है वो वर्किंग होता है, डेली अपने काम पे जाता है, तो उसके लिए उसको बहुत ज्यादा फूड का रिस्ट्रिक्शन हो नहीं पाता उसके साथ। तो मैं जनरली पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि आप दिन में आप खिचड़ी यूज करो, वो भी प्लेन खिचड़ी, मूंग की दाल की सादी खिचड़ी, और रात के समय अलाउ करता हूँ रोटी या जो उसके भूख से आधा, और जो भी हरी सब्जी लेना चाहे वो ले सकता है। कम से कम फैट में पकाया हुआ, उबाला हुआ, या आप समझो इस तरीके का। ये 7 दिन तक ये चलता है। ये क्रम मतलब 7 दिन का ये क्रम जो है, जब तक उसका स्नेहपान चलता रहता है तब तक कराते हैं उसको। उसके बाद फिर विश्रांति काल में 3 दिन का विश्रांति काल रखते हैं। इन 3 दिनों में दिन में किसी भी एक समय, मोस्टली मॉर्निंग टाइम में अभ्यंगम कराते हैं पेशेंट का। एक 45 मिनट का अभ्यंग, 15 मिनट का स्टीम, और उसके बाद पेशेंट को छोड़ दिया जाता है। फूड रिस्ट्रिक्शंस उसी तरीके के रहते हैं। मोस्टली एडवाइस करता हूँ कि पेशेंट को आप लाइटली फूड लो, खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी। रात के समय अगर लेना है तो रोटी या कुछ ले सकते हो आप। और जो 3rd डे होता है उस दिन रात में पेशेंट को बहुत ही लाइट, और स्पेशली मैं बोलता हूँ पेशेंट को खिचड़ी ही लो आप, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसका फूड टोटली इजिली टोटल डाइजेशन होना चाहिए, तभी आप विरेचन मिलता है। 4th डे मॉर्निंग में पेशेंट को विरेचन के लिए तैयार किया जाता है। एक माइल्ड अभ्यंगम स्वेदन करने के बाद पेशेंट को लगभग 8:30 से 9 के बीच में जो भी योग है वो यूज अपने पेशेंट के हिसाब से, मैं जनरली डिफरेंट टाइप के योग यूज करता हूँ। योगों के बारे में बात करना था मुझे। जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाले योग है वो अविपत्ति चूर्ण है, एरंड तैल है, त्रिवृत्तादि लेहियम है, त्रिवृत्त चूर्ण है और इच्छा भेदी रस। ये 4-5 तरह के योग पेशेंट्स में यूज करता हूँ। प्रमेह के पेशेंट में मैं एरंड तैल का यूज बहुत कम करता हूँ। और पित्त विरेचन कराना है, पित्त का शरण करना है, तो मोस्टली इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द केसेस, और पेशेंट अगर मध्यम कोष्ठी है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अविपत्ति चूर्ण का यूज करता हूँ।
अभिपत्ति चूर्ण के साथ एक ऐसा कह लो कि अब एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अभिपत्ति चूर्ण के साथ विरेचन जो अनकंट्रोल होता है उसको भी हम लोग कंट्रोल वे में करा लेते हैं। और उसके गुण धर्मों से इतना परिचय हो गया है, ऐसा कह लो आप इतना यूज कर लिया गया है उसको कि उसकी हमने डोज डिसाइड कर लिया कि इतने ग्राम दूंगा तो इतना वेग होता है, इतने ग्राम दूंगा तो लगभग इतना वेग होता है। लेकिन फिर भी विरेचन के कुछ एक केसेस में मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। पीसीओडी का केस था। यंग लेडी अबाउट 28-38 ईयर्स की लेडी रही होगी, बहुत ही अच्छा स्नेहपान, सुकुमार घृतम से स्नेहपान कराया था, बहुत ही अच्छा स्नेहपान। अबाउट 7 डेज में अब आप मान लो कि लेडी ने लगभग 600 ml सुकुमार घृत का पान किया था, टोटल 600 to 700 ml के आसपास। 5 या 6 दिन का भी याद तो नहीं, लगभग 1 साल पहले की बात है। और विरेचन के दिन मॉर्निंग टाइम में मैंने पेशेंट को अभिपत्ति चूर्ण, मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने उसको पूरा डब्बा दे दिया था 50 ग्राम का। मैंने उसको बोला कि आप इसमें से 25 ग्राम, 22 से 25 ग्राम आप यूज करना। पेशेंट ने भी शायद लाइटली लिया, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हुई मुझसे ही, मैं अपनी ही मिस्टेक कहूंगा उसको, तो पेशेंट की मिस्टेक नहीं हो सकती। अगर मैं उसको मेजर करके दिया रहता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो पेशेंट को मैंने, और पेशेंट ने 9 o'clock के आसपास उसके हिसाब से 25 ग्राम बिना वेट के स्पून से 5 स्पून ले लिए उसने। 5 स्पून लेने के बाद 9 के बाद 10:30 बजे मेरी उससे बात हुई, मैं उससे मिला। तो पेशेंट ने बोला कि अभी शुरू नहीं हुए। तो मैंने बोला आप गर्म पानी पियो। उसने थोड़ा सा गर्म पानी पिया। लगभग आधे घंटे बाद 10:30-11 बजे के आसपास से उसको मोशन चालू हुए और अबाउट 2 बजे तक उसके मोशन चलते रहे। 2 बजे के बाद उसके मोशन धीरे धीरे करके बंद हो गए। लगभग 18 से 20 मोशंस हुए थे, 18 से 20 वेग आए थे, और उसके बाद रुक गया। पेशेंट को मैंने बोला कि आप अभी कुछ खाना चाहो तो जनरली मैं चावल का पानी वही उस समय यूज करने को बोलता हूँ पेशेंट को। तो पेशेंट ने बोला ठीक है। पेशेंट ने लगभग 200 ml के आसपास पानी, चावल का पानी, बॉइल्ड राइस का जो वाटर होता है वो ले लिया। और उसके बाद पेशेंट को मैंने बोला कि अब आप रेस्ट करो मीन्स आप अपने काम रेस्ट करो। पेशेंट ने रेस्ट का मतलब क्या लिया ये तो नहीं मालूम है। पेशेंट सो गई। पेशेंट लगभग 5 o'clock सोकर उठती है, और हमें पता नहीं था। अब तो हमने सोचा पेशेंट का वेग बंद हो चुका है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर उसके बाद हमने पेशेंट को छोड़ भी दिया था, 2 बजे ही छोड़ दिया था पेशेंट को। पेशेंट जाकर अपना घर पर इसने काम किया। उसके बाद मेरे पास पेशेंट का फोन आता है 6:30 को जब पेशेंट का फोन आता है तो उसने बोलती है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे विरेचन का वेग फिर से चालू हो गया है। तो पेशेंट ने ऐसे बोला कि मुझे मोशंस चालू फिर से हो रहे हैं ऐसे। तो मैंने बोला कितनी बार हुए? तो बोला सर अभी तो 2 बार हुए। कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा होता है तो ये खत्म हो जाएगा। बट पेशेंट का आधे घंटे बाद फिर फोन आया अबाउट 7-7:30 के आसपास कि सर मोशन तो सुबह से भी ज्यादा हो रहे हैं। तो अभी माइंड में मेरी बात तो अब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार पेशेंट का वेग जो है पूरा कंप्लीट हो गया था और 2 बजे के बाद 6 बजे तक एक भी वेग नहीं आ रहे थे। मैंने काफ़ी चीज़ों को खोजना शुरू किया अपने माइंड से जैसे सारे क्वेश्चन किए। क्वेश्चन में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला, बस एक यही चीज़ मिली कि पेशेंट ने बोला कि सर मैं 2 बजे से आने के बाद फिर मैं सो गई थी, मैं 6 बजे उठी हूँ, उसके बाद से मुझे मोशन चालू हो गए। तो अब शायद मैंने उसका यही लगा कि शायद उस समय तक औषधियों का पूरी तरीके से पाक नहीं हो पाया था और बची हुई औषधियाँ जो हैं अभी अपना काम दिखा रही थी। और पेशेंट को लगभग 11:30 बजे तक, आप 6 बजे से जो वेग चालू हुए 11:30 बजे तक हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद वेग आते ही रहे। वेग इतने आए कि पेशेंट लगभग डिहाइड्रेट हो गया। और प्रॉब्लम ये थी कि जो क्लिनिक और पेशेंट के बीच की दूरी 50 किलोमीटर के आसपास हो चुकी थी। सिंस पेशेंट एक हॉस्पिटल में वर्क करने वाली, एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पे वर्क करने वाली लगी थी, तो इस चीज़ का मुझे वो नहीं था कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो खुद अपने हॉस्पिटल में भी जाके चीज़ों को मैनेज कर सकती है। तो मैंने पेशेंट से बात की, मैंने बोला कि मैडम अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो यू जस्ट गो टू योर हॉस्पिटल एंड जस्ट मेंटेन द फ्लूइड। आप अपना फ्लूइड मेंटेन करो, मोशन रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर मोशन रुकेंगे, आप रोकने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप बस जो मोशन हो रहे हैं क्लीन होने दो मोशंस को,
और उसने बोला सर प्रॉब्लम तो मुझे ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा हो नहीं रही, बट मुझे थोड़ी वीकनेस लगी। तो मैंने बोला आप मैडम फ्लूइड मेंटेन करो, घर पे ही हो अगर तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो यू कैन गो टू योर हॉस्पिटल, जस्ट मेंटेन द फ्लूइड। तो बोले सर देखती हूँ, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तो मैं चली जाऊँगा। उसने बोला ये मेरी उससे बात हुई 10:30 के आसपास, और उसके हस्बैंड भी साथ में थे। तो मैंने उनके हस्बैंड से बात की कि आप मैडम को केयर करो, अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो आप बोलना कि आप उनको लेकर हॉस्पिटल चले जाना अपने, और फ्लूइड मेंटेन करने या मेरी बात करा देना आप, मैं बात कर लूँगा जो भी आपका होगा, या फिर मैम खुद कर सकती हैं सब कुछ। तो पेशेंट इतना डिहाइड्रेट हो गई थी कि अब वो बैठ नहीं पा रहे थे। पेशेंट का बीपी चेक किया गया 100/60। मॉर्निंग टाइम में जो बीपी 120/80 के आसपास था, अभी 100/60 आ गया। अब थोड़ा सा सिचुएशन खराब हो रही थी और मोशंस रुक नहीं रहे थे। तो फिर मैंने उनको फ़ोन फिर से लगभग 11:30 के आसपास फ़ोन आया मैडम का कि सर क्या करूं, अभी तो मोशन रुक नहीं रहे। तो मैंने कहा ठीक है मैडम कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर देखो। तो लेकिन ड्यूरेशन जो फ्रिक्वेंसी थी वो कम हो गई थी। तो पहले जो 10 मिनट पे होते थे अभी वो आधे घंटे पे मोशन हो रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि मैडम आप ऐसा करो, आप ताक मीन्स बटर मिल्क ले लो। तो उन्होंने मेरे कहने पे बटर मिल्क लिया। बटर मिल्क लेने के बाद लगभग 10 मिनट बाद उनको एक ऊर्ध्व वेग आया, वमन का वेग आया। वमन का वेग आया, सब कुछ बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद फिर उनके वेग बंद हो गए। एक प्रैक्टिकली एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि जो सिर्फ पढ़ते थे किताबों में कि अगर अधोग वेग चालू हो तो आप किसी तरीके से ऊर्ध्व वेग को अगर आप प्रवृत्त करा देते हो तो अधोग वेग रुक जाते हैं। रक्तपित्त की चिकित्सा यही है। रक्तपित्त में आप देखोगे जो वेगों की चिकित्सा, जब नीचे की ओर वेग होते हैं तो ऊपर की ओर, तो शायद ये ऐसा वहां पे हुआ, और उनको एक वमन होने के बाद उनके विरेचन रुक गया और वमन भी रुक गया। और पेशेंट को मैंने बोला कि आप फिर से एक ग्रोवेल वाटर मीन्स राइस वाटर आप ले लो। राइस वाटर लेके पेशेंट सो गई। सुबह मॉर्निंग उठी, रात में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मॉर्निंग में पेशेंट बहुत ही अच्छा फ्रेश फील कर रहा था, थोड़ी वीकनेस थी। तो फ्लूइड मेंटेन के लिए कहा, संसर्जन क्रम का पालन कराया। 7 डेज तक संसर्जन क्रम हुआ और पेशेंट नॉर्मलाइज कर गए सब कुछ। भगवान धन्वंतरी की कृपा ये रही कि किसी तरह का कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। बट मेरे 13 साल के पंचकर्मा की प्रैक्टिस में एक ऐसा केस आया था जहां पर इस तरह की व्यापत आई। व्यापत आना तो अच्छा नहीं होता, लेकिन व्यापत के बारे में आपसे मैंने शेयर किया ताकि आपके साथ भी अभी कभी ऐसा कुछ हो तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करिए, लिख कर करिए। उस दिन से मैंने ये सीखा, अपने उस प्रैक्टिस में मैंने यही सीखा कि पेशेंट को वेट करके मेडिसिन दीजिए विरेचन के लिए। पेशेंट को लिख कर दीजिए क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना और क्या नहीं करना, स्पेशली विरेचन के दिन का। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैंने आपको एक अपने विरेचन का एक्सपीरियंस शेयर किया। एक ऐसे ही अपना पेशेंट था, बहुत 6-7 साल पहले की बात है ये, और 2014 की बात है। प्रैक्टिस में ज्यादा समय नहीं बीता था मुझे अभी। तो पेशेंट हार्ट पेशेंट था। पेशेंट ने हिस्ट्री में बताया नहीं था कि उसकी हार्ट की दवा चालू है, उसकी मेडिसिन चालू है, या पेशेंट ने नहीं बताया था कल, या फिर यहाँ पे भी मैं अपनी ही गलती मानता हूँ कि आई शुड हैव टेकन प्रॉपर हिस्ट्री, अगर तो शायद ये प्रॉब्लम ना हुई रहती उसके साथ भी। पेशेंट एजेड पेशेंट, अबाउट 60 प्लस का पेशेंट था। 60 प्लस नहीं, शायद 60 प्लस नहीं था, 55 के आसपास, 55 to 60 के बीच का पेशेंट था। ना याद नहीं है मुझे, क्योंकि जनरली 60 के बाद मैं विरेचन नहीं करा था। तो पेशेंट का स्नेहपान बहुत ही मीडियम हुआ था, बहुत अच्छा स्नेहपान नहीं हुआ था। बट पेशेंट क्रूर कोष्ठी था। पेशेंट क्रूर कोष्ठी था तो हमने उसका डिसाइड किया कि इसका हम विरेचन कराएंगे इच्छा भेदी रस के साथ। इच्छा भेदी रस